और शक्तिशाली हिस्से पर तैयार किए गए इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम मिलकर समझेंगे कि कैसे कुछ छोटे छोटे निशान, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, हमारी लिखी हुई भाषा में सचमुच जान डाल देते हैं। चलिए सीधे इस कमाल के उदाहरण से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर लिखे इन दो वाक्यों को देखिए, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। दोनों में शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना? लेकिन सिर्फ एक छोटे से अल्प विराम यानी कॉमा की जगह बदलने से पूरी बात का मतलब ही बिल्कुल उल्टा हो गया। सोचिए, एक छोटा सा निशान किसी की किस्मत तक बदलने की ताकत रखता है। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात विराम शब्द का असली मतलब ही है। इसका सीधा सा अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ये चिन्ह कोई मामूली निशान नहीं है, बल्कि ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करते हैं। ये बताते हैं कि पढ़ते समय कहाँ रुकना है, जिससे हमारे लिखे हुए शब्द मानवीय भावनाओं से जुड़ जाते हैं और बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो इस पूरी जानकारी को आसानी से समझने और हमेशा याद रखने के लिए हमने इन 11 मुख्य विराम चिन्हों को कुछ व्यवहारिक श्रेणियों में बांट दिया है, जैसे ठहराव के चिन्ह, भाव और प्रश्न, योजक और निर्देशक, विशेष उपयोग वाले चिन्ह और आखिर में एक क्विक रेफरेंस टेबल। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और बुनियादी हिस्से से, यानी ठहराव के चिन्ह। ये वो चिन्ह हैं जो पढ़ने वाले को ठीक ठीक गाइड करते हैं कि पढ़ते समय उन्हें अपनी सांस को कितनी देर के लिए रोकना है। सबसे पहले आता है हमारा पूर्ण विराम। हिंदी में इसे एक सीधी खड़ी लकीर की तरह लिखा जाता है। ये किसी भी सामान्य वाक्य के बिल्कुल अंत में लगता है और बताता है कि बस यहां पूरी तरह रुकना है। जैसे राम स्कूल जाता है, बात पूरी हुई और हमने पूर्ण विराम लगा दिया। और अगर बहुत ही थोड़ा सा रुकना हो तो तब काम आता है अल्प विराम, जिसे हम कॉमा भी कहते हैं। बोलते समय एक हल्की सी सांस लेने के लिए या फिर एक ही तरह की कई चीजों को अलग अलग दिखाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। उदाहरण के लिए, राम, श्याम, मोहन और सोहन खेल रहे हैं। अब अल्प विराम और पूर्ण विराम के ठीक बीच का रास्ता है अर्धविराम या सेमीकोलन। यहां इस उदाहरण को देखिए, सूर्यास्त हो गया, चिड़ियां चहकने लगीं। यहां इसका कितना शानदार इस्तेमाल हुआ है। ये दो अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए कामों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी श्रेणी की तरफ, भाव और प्रश्न। ये वो चिन्ह हैं जो एकदम सीधे और सपाट वाक्यों में उत्सुकता और गहरी भावनाएं भर देते हैं। जब भी कोई सवाल पूछना हो तो वाक्य के अंत में ये जाना पहचाना प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। ये निशान साफ साफ बताता है कि यहाँ एक जवाब का इंतजार है और इसे देखते ही पढ़ते समय हमारी आवाज अपने आप थोड़ी सी उठ जाती है। अब इस विस्मयादि बोधक चिन्ह को ही देख लीजिए। अचानक होने वाली हैरानी हो, बहुत ज्यादा खुशी हो या फिर कोई गहरा दुख, ये निशान आवाज और लहजे में एक जबरदस्त एनर्जी ले आता है। वाह या हाय जैसे शब्द तो इसके बिना बिल्कुल अधूरे से लगते हैं। इसके बाद बारी आती है उन चिन्हों की जो किसी वाक्य के अंदर एक पुल की तरह या फिर दिशा दिखाने वाले साइन बोर्ड के रूप में काम करते हैं। ये योजक चिन्ह दिखने में है तो बहुत छोटा सा, लेकिन ये जोड़ने का बहुत बड़ा काम करता है। हिंदी में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल उल्टे अर्थ वाले शब्दों, शब्दों के जोड़ों या एक साथ आने वाले वाक्यांशों को मजबूती से बांधने के लिए होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माता पिता या सुख दुख के बीच में। और इसी का एक बड़ा भाई भी है, निर्देशक चिन्ह या डैश। ये योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है और किसी डायरेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सीधा कथन, कोई खास उदाहरण या किसी पात्र का डायलॉग पेश करना हो तो यह पढ़ने वाले का ध्यान एकदम आगे की तरफ ले जाता है। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने अगले और बहुत ही दिलचस्प समूह पर, विशेष उपयोग वाले चिन्ह। ये वो चिन्ह हैं जो भाषा को स्पष्ट करने और सुधारने के लिए बहुत ही खास काम करते हैं। उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमास के मामले में एक बड़ा ही सख्त और मजेदार नियम है। एक हरे उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल कोट्स का इस्तेमाल सिर्फ किसी किताब का नाम या किसी का उपनाम बताने के लिए किया जाता है, लेकिन दोहरे उद्धरण चिन्ह, उनका इस्तेमाल तब करना जरूरी है जब किसी की कही गई बात को बिल्कुल हूबहू उन्हीं के शब्दों में बताना हो। कोष्ठक या ब्रैकेट भी बड़े काम की चीज हैं। ये वाक्यों के बीच में चुपचाप कोई अतिरिक्त जानकारी देकर अर्थ को पूरी तरह साफ कर देते हैं। नाटकों में तो ये कमाल ही करते हैं। जैसे यहां देखिए, राजा क्रोध से। यहां ब्रैकेट बता रहा है कि राजा का वो डायलॉग असल में किस भाव के साथ बोला जाना चाहिए।
लिखते समय अगर जगह और वक्त दोनों बचाने हों तो लाघव चिन्ह से बेहतर कुछ नहीं। बड़े और बार बार इस्तेमाल होने वाले शब्दों के पहले अक्षर के ठीक बाद एक छोटा सा गोल शून्य लगा दीजिए और वो शब्द छोटा हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर के लिए डॉ और उत्तर प्रदेश के लिए उप्र लिखा जाता है। और हाथ से लिखने वालों के लिए तो ये त्रुटिबोधक या हंसपद चिन्ह किसी सच्चे जीवन रक्षक से कम नहीं है। लिखते लिखते अगर गलती से कोई शब्द छूट जाए तो बस ऊपर की तरफ इशारा करने वाला ये तीर लगाइए और छूटे हुए शब्द को बड़ी ही सफाई से वाक्य के बीच में जोड़ दीजिए। तो इन सभी 11 बुनियादी चिन्हों को गहराई से समझने और उनके नियम जानने के बाद अब वक्त है कि इन सब को एक साथ एक ही जगह पर रखकर देखा जाए। ये क्विक रेफरेंस टेबल आज चर्चा किए गए इस पूरे व्याकरणिक टूलकिट को बड़ी ही खूबसूरती से एक साथ दिखाती है। शुरुआत में हमने देखा था कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा निशान पूरे वाक्य का अर्थ पलट कर रख सकता है। उसे देखकर वाकई ये सोचना पड़ता है, क्या सच में कलम सबसे ताकतवर है या फिर ये छोटे छोटे विराम चिन्ह ही उस ताकत के असली मास्टरमाइंड हैं? इसी दिलचस्प सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है।